इसके बाद मैं जनाब सैयद सैफुल्लाह कादरी साहब जो पटना से तशरीफ़ लाए हैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और मदारिस को दरपेश मसाइल और उनके हल पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और इस मजलिस के सदर जनाब मौलाना अनीस रहमान क़ासिमी साहब और तमाम हज़रात और ख़ास कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मजलिस उलमा व इम्मा शेरघाटी में है बहुत मुबारकबाद मुस्तहक़ है। नवादा में भी इस तरह की एक मजलिस है, वहाँ भी मैंने देखा कि काफ़ी हर मकतब फ़िक्र के लोग वहाँ मौजूद थे और काफ़ी इत्तेहाद का मुज़ाहरा था और होना भी यही चाहिए। आज के डेट में मसलक अपनी जगह पे है, जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो मिलजुल करके हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला के शुक्र एहसान के बाद आप लोगों का शुक्र एहसान है कि आप लोग इस मजलिस में मुझको बुलाया। आप लोग तो इल्म के गहवारा हैं। अल्लाह ताला मेरी भी कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। मौजू ज़ाहिर है, जो मज़हबी इदारे हैं जैसे मदरसे, मस्जिद, खानक़ाह, कब्रिस्तान वग़ैरह सबके लिए लगभग कानून एक ही तरह का है। मौजू मदरसा है। अब कुछ मस्जिद के बारे में भी हम थोड़ी सी बात बताएंगे इंशाअल्लाह। मदरसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है जहाँ पे तालीम दी जाती है और हिंदुस्तान में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल यानी हेल्थ सेंटर या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी एक एक्ट में रजिस्टर होना होता है। एक ट्रस्ट एक्ट है, क्योंकि बिहार में इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, तो ट्रस्ट एक्ट है। दूसरे स्टेट में अलग एक्ट हैं, लेकिन बिहार में एक एक्ट है जो ट्रस्ट एक्ट है नेशनल लेवल का, वो, और एक सोसाइटी एक्ट है, और एक और है कंपनीज़ एक्ट जिसमें सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है वो ये सब एक ही तरह का है। और इसमें जो भी रजिस्टर्ड होता है उसको हम लोग एनजीओ की कैटेगरी में जानते हैं। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है
जिसको पब्लिक अपने पैसे से चलाती है। गवर्नमेंट के कानून इस पे नाफिज होते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और दीगर चीज़ों से रिलेटेड। तो एनजीओ कोई अपने आप में एक इदारा नहीं है, बल्कि इदारा जो है वो ट्रस्ट है या सोसाइटी है। एनजीओ आम लफ्ज़ों में कहते हैं उसको। किसी भी मदरसे को या तो सोसाइटीज़ एक्ट में या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेना ज़रूरी है। जो बेहतर है, आसान है, वो ट्रस्ट एक्ट है कि ट्रस्ट एक्ट में उसको रजिस्टर करा लें। इसके लिए जो कागज़ बनता है उसको ट्रस्ट डीड कहते हैं। और जो सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसको जो जानते हैं बाईलॉज के नाम से जानते हैं। सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्ट्रेशन पटना के सेक्रेटरीट में एक ही जगह पे सेक्रेटरीट में रजिस्ट्रेशन होता है। ट्रस्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे, अपने ट्रस्ट डीड में लिखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसी के जो जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ रजिस्टर्ड होता है। तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड कराएं, चाहे सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड कराएं। पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ट्रस्ट या सोसाइटी, वो बेहतर है। कोई मामला उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप उसको ये देख सकते हैं कि वो और जो ट्रस्ट डीड है वो अप टू डेट है कि नहीं, उसमें जो कंटेंट्स हैं, उसमें जो क्लॉजेज हैं, वो क्लॉजेज पूरे हैं कि नहीं। अक्सर ये होता है कि ट्रस्ट बनाते वक्त करते क्या हैं कि किसी दूसरे ट्रस्ट का नमूना लिया और एक नया ट्रस्ट बना दिया। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि पिछले ट्रस्ट में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, क्या नहीं होनी चाहिए थी वो है उसमें, तो ये हो सकता है। तो किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से या वकील से मिल करके एक ट्रस्ट आप रजिस्टर्ड कराएं। अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तब, अगर कोई मदरसा है वो मदरसा सोसाइटी में रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई मदरसा जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और ना ही वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला जो मरहला है वो ये है कि एक ट्रस्ट डीड बना लें। ट्रस्ट डीड को रजिस्टर्ड करवा लें। जब ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाएगा तब फिर उसके लिए एक पैन अप्लाई करना होगा। पैन आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो दर्पण में अप्लाई कर देना चाहिए। दर्पण मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन है, वो नीति आयोग का एक पोर्टल है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन असल में उन ट्रस्ट के लिए ज़रूरत है उसकी जिसको गवर्नमेंट से फंड मिलता है। लेकिन जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे वो दर्पण का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कंपलसरी। दर्पण का रजिस्ट्रेशन कराने में एक फ़ायदा और है। वो फ़ायदा ये है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आपका दर्पण में हो जाएगा और साथ में मदरसा आपका है उसका भी आप डिटेल उसमें डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराने का। तो दर्पण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, और नहीं तो किसी प्रोफेशनल से आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन में ट्रस्ट डीड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो ट्रस्ट का होगा और जो मेंबर होंगे उनका जो पैन और आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतनी ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो ये रजिस्ट्रेशन दर्पण में करवा लेना चाहिए। और जब दर्पण में रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद एक बैंक अकाउंट खुलवा लें। बैंक अकाउंट खुलवाने में ये ध्यान रखें कि करंट अकाउंट खुलवाएं, सेविंग अकाउंट नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत से फ़ायदे हैं इनकम टैक्स में, सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस है। तो ट्रस्ट का एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन का मामला है कि ट्रस्ट का जब रजिस्ट्रेशन, मदरसा अगर आप चला रहे हैं या नया मदरसा कायम करना चाहते हैं तो आप एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा करके इस तरह से आप पैन और दर्पण का एप्लीकेशन करके फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा के उसको आगे चलाएं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी जो भी मेम्बरान होंगे, ट्रस्टी होंगे ट्रस्ट में, उनका पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, और अगर कोई एनआरआई हैं तो उनके पासपोर्ट की कॉपी और उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर,
ये इतना डॉक्यूमेंट, इतनी इन्फॉर्मेशन मदरसे के पास हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट्स शुरू ही में, अब तो जब आप ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराने के जाएंगे तो वहाँ पे आधार से लिंक करके ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। अब यानी आधार में जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को वहाँ पोर्टल पे वो डालते हैं, मैसेज आता है, OTP वेरीफाई होता है, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। यानी ऐसा आधार होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो और मोबाइल नंबर एक्टिव हो। पहले जब आधार बनाता, हो सकता है कि मोबाइल नंबर वो मौजूद ना हो, तो मोबाइल नंबर अपने अपने आधार में एक्टिव करवा लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आधार की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मदरसे के पास, जो ट्रस्टीज़ हैं, जो मेंबरान हैं उनकी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात आ गई। अब जो है मदरसे की प्रॉपर्टी यानी ज़मीन और उसकी बिल्डिंग। तो ज़मीन की जो नौइयत है वो 3 तरह की है: खेती की ज़मीन, घर बनाने की ज़मीन और इंस्टीट्यूशंस वगैरह और कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल फैक्ट्रीज वगैरह खोलने की ज़मीन, जिसको कमर्शियल कहते हैं। तो बिहार में एक एक्ट पास हुआ था 2010 में, लैंड कन्वर्जन एक्ट। कन्वर्जन एक्ट का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने का एक एक्ट 2010 में पास हुआ था। लेकिन उसमें एग्जम्पशन दिया गया है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको कन्वर्जन कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी मदरसा, मस्जिद या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल और चैरिटेबल वर्क करता है, उसकी जो बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चर लैंड पे भी हो सकती है और रेसिडेंशियल लैंड पे भी हो सकती है। ये उसमें एक एग्जम्पशन दिया है। तो लैंड का मामला तो क्लियर है कि आपको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्ट है लैंड कन्वर्जन एक्ट 2010 में, उसकी कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। PDF में, गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे, डाउनलोड करके रख लें। अब रही बात बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग जो है उसका जो मैप अप्रूव्ड होना चाहिए। जो मदरसे की बिल्डिंग है या मस्जिद की बिल्डिंग है, इसका जो है मैप अप्रूव होना चाहिए। इसके लिए आप किसी इंजीनियर से राब्ता कायम कर लें। उसके क्या कानून हैं, क्या ज़ाब्ते हैं, कैसे होगा, वो आपको इंजीनियर सही गाइड कर देंगे। इसका जो अप्रूवल होता है नगर पंचायत में अप्रूवल होता है, अगर उस एरिया में उस बिल्डिंग है, या नगर परिषद में होता है, या नगर निगम में। जहाँ वो ज़मीन है जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है। बेहतर ये है कि इंजीनियर से राब्ता कायम करवा करके मैप बनवा लें और उस मैप का अप्रूवल वहाँ करवा लें, इसलिए कि मैप का भी मामला अब आ रहा है सामने। तो ये काम ज़रूर कर लें कि इंजीनियर से राब्ता कायम कर लें। बल्कि हम ये कहेंगे कि जो आपकी मजलिस तंजीम है, इस तंजीम में एक वकील यानी एडवोकेट और एक इंजीनियर साहब भी होने चाहिए। उनसे राब्ता कायम करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मेंबर हो, लेकिन उनसे राब्ता कायम करने के लिए उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो इंजीनियर साहब से बात किया जाए या वकील साहब से बात किया जाए लीगल मैटर पे। तो ये है कि आप मैप ज़रूर अपना बनवा लें। अगर नए सिरे से मदरसा बन रहा है तब तो बहुत आसान है कि उस पर मैप बनवा करके आप उसका जो है काम करें। और अगर पुराना मदरसा है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो इंजीनियर को बुलवा करके जितना पूरा एरिया है उसका एक मैप बनवा लें। कोशिश करें कि उसको अप्रूव करा दें। उसका पहले कानून क्या था जब बिल्डिंग बनी है थी, और अभी कानून क्या है, ये आपको जो इंजीनियर हैं वो आपको बताएंगे। तो ये एक काम है मैप का। ज़मीन का बड़ा मसला नहीं, लेकिन मैप का एक मसला है कि उसमें आप उसको ज़रूर उसका मैप बनवा करके अप्रूव कराने की कोशिश करें। तो एक काम तो ये है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो आमद व खर्च के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मदरसे में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, या जो भी और लोग एम्प्लॉई हैं, तो उनका जो KYC डॉक्यूमेंट है वो मदरसे में रहना चाहिए। यानी पैन है, आधार है, फ़ोटो है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स। या अगर पैन नहीं, अब तो पैन सबके पास है, वोटर आईडी की भी कॉपी रख सकते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट मदरसा में उन लोगों का होना चाहिए जो मदरसे में पढ़ाते हैं। बाज़ाब्ते तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए उनके अपॉइंटमेंट का और उनके
अपॉइंटमेंट लेटर का, उनका जब इंटरव्यू हुआ था और फिर अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया, उसका एक रिकॉर्ड ज़रूर मदरसे में होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, तो उस बच्चों के का भी रिकॉर्ड, यानी आजकल तो बच्चों का भी आधार बन जाता है, तो बच्चों के आधार की कॉपी और उनके वालिदैन के आधार, पैन, वोटर आईडी जो भी चीज़ मुयस्सर हो और फ़ोटो के साथ, वो कॉपी भी आपके मदरसे में बच्चों का भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। और बच्चों का एडमिशन रजिस्टर तो आपके यहाँ रहता ही है, वो कंप्लीट हो। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश ये करें कि इसकी हार्ड कॉपी, फिज़िकल कॉपी भी रखें साथ में। अगर मुमकिन हो तो इसको स्कैन करके PDF फॉर्म में भी इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों का मामला ये होता है, कभी कभी सुनने में आता है बच्चे भाग जाते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए, ताकि आप देखें अब बच्चे कभी छोड़ के जाते हैं या बच्चे किसी वजह से चले गए या उनका कोर्स पूरा हो गया, तो जो उनका रिकॉर्ड है वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए कि बच्चे यहाँ से चले गए, इनका ये कोर्स पूरा हो गया, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। स्कूल में एक PC मिलता है, उसी तरह का आप अपने यहाँ ड्राफ्ट कर सकते हैं कि बच्चों को देने के लिए एक कॉपी अपने यहाँ रख लिया, एक कॉपी बच्चे को दे दिया, गार्जियन को दे दिया कि ये बच्चे अब हमारे यहाँ से जा चुके हैं। ये ख़ास करके लड़कियों के मामले में बहुत आप लोगों को मोहतात रहना होगा कि लड़कियाँ आपके यहाँ पढ़ती हैं और हॉस्टल में भी रहती हैं, तो उनका कंप्लीट रिकॉर्ड मदरसे में अलग हो और हॉस्टल में अलग हो। साथ में CCTV कैमरा भी वहाँ पे कंप्लीट रहना चाहिए, ताकि निगरानी भी हो सके और रिकॉर्ड मुकम्मल हो। अभी क्या होता है कि कोई बच्चा या बच्ची मदरसे से निकल गए, तो जब आप थाने में जाएंगे FIR करने के लिए, तो वो FIR नहीं करके क्या करते हैं कि मदरसे का आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, बच्चे का डॉक्यूमेंट दिखाइए, जबकि सबसे पहले तो उनका काम ये था कि वो FIR करके उनको ढूंढे। लेकिन वो करते क्या है कि वो सबसे पहले डिमांड करते हैं कि मदरसा रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका ऑडिट हो रहा है कि नहीं, बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है KYC डॉक्यूमेंट वो है कि नहीं, ये सब वो डिमांड करने लगते हैं। तो बाहर क्या, वैसे भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन रहना चाहिए। कुछ बच्चे नेपाल के भी पढ़ते हैं मदरसों में, तो नेपाल के बच्चों के लिए तो वहाँ पे पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट तो नहीं है नेपाल से इंडिया में आने जाने का, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट से जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ से एक डॉक्यूमेंट जैसे इंडिया में इशू होता है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट इशू होता है। वो डॉक्यूमेंट और उनके वालिदैन का डॉक्यूमेंट मौजूद रहना चाहिए। उनका एडमिशन रजिस्टर बिल्कुल अलग रहना चाहिए। जो बच्चे नेपाल से पढ़ने यहाँ आते हैं, उनका एडमिशन रजिस्टर अलग होना चाहिए और उनका जो है हॉस्टल में जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अलग रहना चाहिए। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट का एक पोर्टल है FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये वेबसाइट है। इसमें एक फॉर्म C होता है, उस फॉर्म C में उसको अपडेट करना पड़ता है कि नेपाल के बच्चे हमारे यहाँ पढ़े। जब बच्चे कुछ आ रहे हैं बाद में, तो उसका रिकॉर्ड में अपडेट करना होगा। जब बच्चे जाने लगे तो फिर उसका रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। तो ये अहम है कि उनका भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी वैसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, आमदनी और ख़र्च का डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करते हैं। इसको सिर्फ सिस्टम में लाना है। और एक होता है आमदनी, यानी इनकम का आपके पास सबूत होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये बहुत अहम है, पहले भी था, आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा अहम है कि पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, इसका सबूत होना चाहिए, यानी इनकम का प्रूफ होना चाहिए। और ये जो है अगर प्रूफ न कर पाएँ इनकम को, तो ये ब्लैक मनी हो जाएगा। तो ये इनकम का प्रूफ, इस पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। तो आप ये ध्यान रखें कि हर एक पैसे का 1 रुपये भी अगर मदरसे में आया है तो उसकी रसीद कट जानी चाहिए। तो अव्वल तो ये कि रसीद कट जानी चाहिए। दूसरे ये कि जो पैसा आता है मदरसे में, या तो कैश की शक्ल में आता है, या अकाउंट में आ जाता है, या कुछ काइंड की शक्ल में आता है। कैश की शक्ल में जो पैसा मदरसे में आता है उसकी रसीद तो कटती ही है, और किस मकसद के लिए पैसा आया है तो वो मकसद भी उस रसीद में लिखा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी जो पैसा आता है वो ख़ास मकसद के लिए आता है, ज़मीन ख़रीदने के लिए, या बिल्डिंग बनाने के लिए, या लाइब्रेरी की किताब ख़रीदने के लिए, या कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, इस तरह के लिए भी पैसा आता है मदरसे में। तो जब पैसा आने लगे, जब रसीद आप काटते हैं, तो ये ध्यान रहे कि अगर जनरल है, ज़कात, फ़ितरा, सदका, उशरा वगैरह, तो मसला नहीं है। लेकिन अगर ख़ास है, बड़ी रकम है, तो उसमें ये अगर देने वाले ने ये कहा कि ये पैसा ज़मीन ख़रीदने के लिए है, या बिल्डिंग बनाने के लिए है, या पैसा कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, तो उस मकसद को उस रसीद में लिख देना चाहिए, और वो पैसा उसी मकसद में ख़र्च भी होना चाहिए। तो पैसा जो आ रहा है वो कैश में आएगा,
और अकाउंट में आएगा। अकाउंट में कोई भी पैसा, किसी भी रकम, कितनी भी अमाउंट की रकम आ जाए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन कैश की रकम जो है उसमें मसला होता है, और उसमें आप कैश की रकम तो एक रसीद पे 2 लाख तक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि कंप्लीट आइडेंटिटी रहनी चाहिए डोनर की, यानी जिसने पैसा दिया उसका पूरा रिकॉर्ड, पैन, आधार, प्लस उसका साइन रसीद पे होना चाहिए। मदरसे वाली जो रसीद आप काटते हैं कि आपसे रकम लिया, तो उस पर बड़ी रकम के बारे में आपको बता रहा हूँ, 2000, 4000, 5000 वाली रकम की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए कोशिश करें कि रकम छोटी हो। तो ये कैश का मामला है कि कैश में ये ध्यान रखें कि आप कैसे रसीद मेंटेन करेंगे, ये बहुत ही अहम है। अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसके लिए मसला नहीं है, बड़ी रकम भी आ सकती है। और काइंड में आता है, काइंड का मतलब ये है कोई साहब आए और ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, रसीद तो उसकी भी कटेगी ज़मीन की। कोई साहब आए एक कंप्यूटर दे दिया, उसकी भी रसीद कटेगी। फर्नीचर दे दिया, चेयर टेबल दे दिया, उसकी भी रसीद कटेगी। कोई साहब आए गल्ला दे दिया, उसकी भी रसीद कटेगी। उसकी रकम वो होगी जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से रकम होगी। तो पहले रसीद काटेंगे और सेम अमाउंट का वाउचर बना लेंगे। वाउचर आगे आते हैं बताएंगे। यानी पैसा आपके पास कैश में नहीं आया है, सामान आया है, तो उसकी रसीद सामान की कटेगी और उसी डेट पे आप वाउचर बना लेंगे कि ये तो खर्च हो चुका है, यानी सामान आ चुका है। तो ये दोनों काम एक साथ करेंगे। यानी जो पैसा काइंड में आता है, जो कैश या बैंक में नहीं आता है, उसकी भी रसीद कटेगी। आमतौर से रसीद उसकी नहीं कटती है, लेकिन उसकी भी रसीद कटेगी, क्योंकि आप जो है उसको मेंटेन करते हैं स्टॉक रजिस्टर में कि फ़लाने साहब ने गल्ला दे दिया, ये मेंटेन हो जाता है। तो जब एक जगह मेंटेन हो जाता है तो आप उसकी रसीद को कैश में कन्वर्ट करके, यानी रकम लिख करके और उसकी रसीद काट देंगे। तो ये हो गया इनकम की बात। तो इनकम को प्रूफ करना, साबित करना बहुत अहम है। इनकम को साबित करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसकी रसीद ज़रूर काटें। अब आइए खर्च पे। जब खर्च होता है, जिसको हम लोग वाउचर कहते हैं, इसकी एंट्री वाउचर पे करते हैं। और बाहर से जो सामान लेके आते हैं उसके साथ जो बिल मिलता है उसको बिल कहते हैं। यानी जो सामान बाहर से आप ख़रीद करके ला रहे हैं उसका जो सबूत आपके पास है वो बिल है। छोटा ही सामान क्यों ना हो, लेकिन उसका सबूत वही है कि आपने वो ख़रीदा। तो वो बिल बहुत अहम है। खर्च करने का जो सबूत है वही है। यानी आप गए पंखा ख़रीद लिया 2500 रुपये का, तो 2500 रुपये का पंखा आपने ख़रीद लिया, तो इसके साथ बिल भी आना ज़रूरी है और वाउचर पे उसकी एंट्री हो जाएगी और बिल उस वाउचर के पीछे में स्टेपल हो जाएगा। तो ये बहुत अहम है। अगर कि कोई बड़ा सामान आप ख़रीद रहे हैं जिसमें कैश का ट्रांजैक्शन, बड़े सामान में जैसे 10,000 से ज़्यादा के सामान में कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है कि इनकम टैक्स में जो रूल है वो ये है कि किसी भी खर्च को, एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट को आप 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं कैश में। यानी अगर मिसाल के तौर पर बनिए के यहाँ गए और उसने 15,000 का सामान आपने उससे ले लिया, तो अब आप उससे कैश में नहीं ले सकते हैं। या आप गए कंप्यूटर ख़रीद लिया, इसके लिए मदरसे के लिए 40,000 रुपये का कंप्यूटर है, आप कैश में नहीं ख़रीद सकते हैं। या किसी टीचर की सैलरी 15,000 रुपये मिसाल के तौर पे, तो चूँकि वो एक महीने की सैलरी 15,000 है, अब आप उनको कैश में नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन 10,000 से क्रॉस कर गया। तो जो ट्रांजैक्शन 10,000 से क्रॉस कर रहा है वो आप कैश में खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी कैश में खर्च करने की लिमिट है इनकम टैक्स में। अगर आप कैश में खर्च कर देंगे तो जितना खर्च कर देंगे वो सेम अमाउंट पेनल्टी है पूरे साल भर का जोड़ करके। अगर इनकम टैक्स की स्क्रूटनी हो गई तो उसमें क्या है कि पूरे साल भर के उस तरह के खर्च को जोड़ा जाएगा जो 10,000 से ज़्यादा है, और अगर वो जोड़ करके रकम मिसाल के तौर पे 2.5 लाख रुपए आ गई तो 2.5 लाख पेनल्टी लग जाएगी। तो ये बड़ा नुकसान है। तो ये ध्यान रखें कि कैश में खर्च करने से रुक जाएं, कैश में खर्च ना करें। और कुछ सामान जैसे सब्ज़ी है और चिकन वगैरह ख़रीद के मार्केट से लाते हैं, तो इसका तो वाउचर आपको नहीं मिलेगा, बिल नहीं मिलेगा इसका। तो जो साहब लाने के लिए जा रहे हैं वो कागज़ पे लिख करके डिटेल कि कितनी सब्ज़ी आई और उसका कितना रकम हुआ और अपना साइन और तारीख लिख करके दे देंगे, वही बिल कहलाएगा इस सामान के लिए जिसका वाउचर नहीं मिलता है। लेकिन बाकी सारे सामान का वाउचर मिल जाता है। बनिए के यहाँ से आप सामान रेगुलर लेते हैं तो आप कोशिश करें कि उससे बात कर लें
कि हम आपको पैसा अकाउंट ही में देंगे, और वो लोग अब तैयार हो जाते हैं, पहले तैयार नहीं होते थे। तो वो पैसा अकाउंट में देंगे, आप उनको एडवांस दे करके रखें और सामान आता जाएगा, हिसाब करते जाएं। तो ये बनिए के लिए जो है वो आसान तरीका ये है कि उनसे भी सामान जब आप लें तो उनको पैसा कैश की शक्ल में न दें। बेहतर ये है कि आप इस कानून को फॉलो करें, इसलिए कि इनकम टैक्स में इसमें सख्त कानून है कि कैश में जो खर्च करते हैं उसकी लिमिट क्या है। तो ये एक कैश में खर्च करने की लिमिट है। अकाउंट के ज़रिए अगर खर्च कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कि अकाउंट के ज़रिए खर्च करने का हुक्म है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो खर्च कर रहे हैं और उसका प्रूफ भी होना चाहिए, यानी उसका बिल भी होना चाहिए, और कैश की लिमिट जो है वो भी पूरी होनी चाहिए। यानी अगर कैश 5,000 से ज़्यादा का खर्च करते हैं तो ये ध्यान रखें कि 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प 60 उस पर पेस्ट करके वाउचर पे, और फिर उस पर साइन ले लें कि ये कैश में 5,000 से ज़्यादा का खर्च हुआ है, तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प 60 करके साइन लेना है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च अकाउंट के ज़रिए करें। तो ये खर्च का मामला है। तो चूँकि दो ही चीज़ होती है, आमदनी होती है और ख़र्च होती है, इन दोनों चीज़ को आप एक बुक में लिखते हैं जिसको कैश बुक कहते हैं। मेंटेन आपके यहाँ होता है, कैश बुक मेंटेन हो जाता है, यानी जैसे जैसे खर्च हो रहा है और जैसे जैसे इनकम आ रहा है और जैसे जैसे खर्च हो रहा है, दोनों कैश बुक में लिख दिया जाता है, उसको कैश बुक कहते हैं। और ये कैश बुक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है, यानी एक डॉक्यूमेंट आपका हो गया वो जो रसीद आपकी है, और एक वाउचर और बिल है, और एक कैश बुक है। अब रसीद के बारे में एक बात ये बता देनी ज़रूरी है कि आम तौर से ये देखा जाता है कि रसीद जो डुप्लीकेट होती है उसको कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ओरिजिनल रसीद और डुप्लीकेट, जो जिस पे कार्बन कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, तो कार्बन कॉपी वाले पे भी सेम मैटर लिखा होना चाहिए जो ओरिजिनल पे मैटर लिखा रह जाता है। सिर्फ दोनों का कलर अलग कर दें, ऊपर वाले का कलर अलग होगा और कार्बन कॉपी का कलर अलग होगा। तो ये रसीद के लिए ये रूल है कि रसीद ऐसी ही होनी चाहिए, और रसीद पे जो है आप सीरियल नंबर छपवा सकते हैं। रसीद पे सीरियल नंबर छपवाना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड करना, क्योंकि रसीद का अलग से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है, कितनी रसीद छप के आई, कितनी रसीद इशू हुई, और जब रसीद वापस आती है तो फिर उसका मेंटेन करते हैं। तो ये रसीद का मामला है कि रसीद में जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर भी वही मजमून रहना चाहिए जो ऊपर वाली कॉपी पे मजमून रहता है। तो आमतौर से ये कहीं कहीं मदरसे में देखा गया है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप कोशिश करें कि नई रसीद को छपवा लें, ताकि वो आपके पास, क्योंकि जब आप देखेंगे खुद कि एक रसीद उठा के देखिए जिसमें मैटर नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि रसीद किस मदरसे की है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो खिल्त मिल्त हो जाएगा, इसको माना भी नहीं जाएगा कि आपने ये रसीद खर्च के डोनेशन के लिए ये रसीद काटी है। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो बाद में होगा। अभी हम लोग बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको गौर से सुन लें, फिर यहाँ पे इजाज़त मिलेगी, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब का सेशन करेंगे इंशाल्लाह। जिसका भी जो सवाल होगा उसका जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये मामला है कैश बुक। इसके बाद एक लेजर बनता है, यानी कैश बुक तो डेट वाइज बनता है और लेजर हेड वाइज बनता है। तो उसके बाद एक लेजर बनता है और कैश बुक और लेजर कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं मदरसे में, कहीं से कुछ फंड आ गया गवर्नमेंट से, तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना होता है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अलग से उसका हिसाब मांगती है। या कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट अलग मेंटेन करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका मैप, उसका और भी जो चीज़ें हैं, उसका खर्च, उसका एस्टिमेट, उस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो उसको अलग से मेंटेन करना है। ये जो कागजात हैं ये आपको जो मेंटेन करना है पूरे 10 साल तक रखना है। यानी 1 साल वो जो चल रहा है, जैसे 26-27 ये साल चल रहा है, और इसके बाद 10 साल, यानी 26-27 की का जो डॉक्यूमेंट है वो आगे 10 साल तक आपको हिफाजत से रखना है। तो ये अहम है, आप इस बात को गौर से समझ लें कि जो भी आपके कागजात हैं उसको आपको 10 सालों तक बहिफाजत रखना है। यानी जब आपका 1 साल मुकम्मल हो जाए तो उस कागज़ को सही से रख करके एक कपड़े में बांध करके और ईयर वाइज टैगिंग करके आप कहीं उसको हिफाजत से रख दें। मुमकिन हो तो जितना मुमकिन हो खर्च का जो रिकॉर्ड है उसको आप स्कैन कर लें, यानी PDF में बना के कंप्यूटर में रख लें अगर ये मुमकिन है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हो सकता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है
तो 10 सालों तक ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। और रिकॉर्ड रखना कहाँ है? रिकॉर्ड रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब ये होता है कि जो ट्रस्ट डीड में ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है वहीं पे सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन होना चाहिए। अगर ट्रस्ट का ऑफिस और मदरसा दोनों एक ही जगह पे है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का ऑफिस कहीं और है, मदरसा कहीं और है, तो आम तौर से क्योंकि ट्रस्ट के ऑफिस में कोई काम ज़्यादा नहीं होता है तो मदरसा ही में कागजात रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो जहाँ कागजात मेंटेन किया जाएगा अगर वो एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस से हट के होगा तो इनकम टैक्स में जो लोकल ऑफिस है, यानी यहाँ का जुरिसडिक्शन गया है, तो गया में जो लोकल इनकम टैक्स की ऑफिस है वहाँ पे एक लेटर लिख करके ये बताएंगे उनको कि मेरा रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस ये है और हम डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस में मेंटेन कर रहे हैं, और वहाँ उसको रिसीव करवा करके अपने पास उसका प्रूफ रख लेंगे। तो ये कानून है कि जहाँ पे ट्रस्ट का एड्रेस होगा वहीं सारे कागजात रखने हैं, मेंटेन करने हैं। अगर वहाँ से हट के कहीं और रखा जा रहा है तो वो कागजात जो है वो एड्रेस इनकम टैक्स को बताना ज़रूरी है। तो वो एक एप्लीकेशन लिख करके और वहाँ रिसीव करवा करके अपने पास उसको इसकी एक कॉपी रखनी होगी। इसलिए कि इनकम टैक्स जब आपके पास आएगा तो दोनों चीज़ देखेगा कि ऑफिस का एड्रेस है कि नहीं, ऑफिस है कि नहीं, और वहाँ आपके कागजात मेंटेन्ड हैं कि नहीं। तो ये इनकम टैक्स का कानून है कि कागजात को वहीं पे रखा जाए। जब साल मुकम्मल हो जाता है तो उसमें आपको ये करना होगा कि एक बार जब साल मुकम्मल हो गया तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल करके उसका ऑडिट करवा लें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ये आपका 1 साल का कागज़ बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा और उसको बाहिफाजत रखें। ऑडिट और रिटर्न ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर करवा लें, ऑडिट करवा लें और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके रख लें। पीछे का इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल हो सकता है, वो करंटली का फाइल होगा। जो अभी साल चल रहा है 25-26, जो 31 मार्च 26 में एंड हुआ, उसका अभी ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है। उससे पहले का आप चाहेंगे तो फाइल नहीं होगा, लेकिन ऑडिट अगर पहले का चाहेंगे तो ऑडिट करवा करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये काम हुआ। कुछ रकम जो आती है वो बाहर के मुल्कों से आती है, जिसको FCRA कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत वो रकम आती है। तो जिस ट्रस्ट के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन होगा वही वो रकम मंगा सकते हैं। तो FCRA का रजिस्ट्रेशन जिनके पास है तो वो रकम मंगा सकते हैं। वो रकम किसी ख़ास मकसद के लिए आती है, ये ध्यान रहे। यानी जो डोनर हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, उनको आप अपना डिटेल बना के भेजते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से फिर वो रकम आती है। तो वो ख़ास मकसद है, वो रकम आई तो उसी ख़ास मकसद में वो रकम खर्च होनी चाहिए। यानी अगर किसी मदरसे में वो FCRA का फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा आ रहा है, बाहर के मुल्क से पैसा आ रहा है, तो वो पैसा आप किसी दूसरे मदरसे को या दूसरे ट्रस्ट को या दूसरे स्कूल को नहीं दे सकते हैं। ये कानून है। यानी जिसके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा वहीं खर्च होगा और जिस मकसद के लिए आ रहा है उसी मकसद में खर्च होगा। आमतौर से ये लोग करते हैं कि एक मदरसे के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन दूसरे मदरसे के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है। जो पहला मदरसा है जिसके पास FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके जानने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए वो पैसा मंगवा लेते हैं उस मदरसे में और फिर अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ न करें, बहुत सख्त कानून है, पेनाल्टी भी है और जेल भी है। तो ये ध्यान रखें कि FCRA का जो रूल है वो 2020 में बदल गया है और वो रूल अभी 2026 में भी कुछ तरमीम उसमें आई है। तो अगर जिनके पास भी FCRA का रजिस्ट्रेशन है वो ये ख़ास ख्याल रखें कि FCRA की रकम जब आ रही है जिस मकसद के लिए आ रही है उसमें खर्च करें और उसका अलग कैश बुक मेंटेन होता है। जो हिंदुस्तान का पैसा है उसका कैश बुक लेजर अलग मेंटेन होगा, जो FCRA से फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका कैश बुक लेजर अलग मेंटेन होगा। उससे जो एसेट बन रहा है उस एसेट पे लिखा जाएगा कि ये पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आया है, वो एसेट उससे क्रिएट हो रहा है। यानी उसका अलग से एक ऑडिट होगा, उसका अलग से एक रिटर्न फाइल होता है। जो FCRA का रिटर्न होता है वो अलग से रिटर्न फाइल होता है। लेकिन इनकम टैक्स में सारे जितने भी डोनेशन आया खर्च हुआ सबका मिला करके एक रिटर्न फाइल किया जाता है, चाहे वो FCRA का पैसा हो चाहे हिंदुस्तान का पैसा हो। तो ये ध्यान रहे कि जो FCRA की रकम है, क्योंकि बाज़ लोग मदरसे के पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है, तो ये ख़ास ख्याल रखें। इसलिए कि कब वो इंक्वायरी हो जाएगी किसी को नहीं पता। इनकम टैक्स में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है 12AB
और एक सेक्शन है ATG। ये 2 सेक्शन है, आमतौर से मदरसे उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। 12AB का रजिस्ट्रेशन मदरसे को करवा लेना चाहिए। ATG का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। 12AB का रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मदरसे का आमदनी और खर्च में पैसा बच गया तो उस रजिस्ट्रेशन से वो जो है टैक्स बच जाएगा, और नहीं तो टैक्स लगेगा। तो ये ध्यान रहे कि 12AB का रजिस्ट्रेशन इसी मकसद के लिए लिया जाता है कि मदरसा टैक्स से, इनकम टैक्स से बच जाए। और ATG का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो डोनर होते हैं उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कोई भी डोनर अगर इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको अपने पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी, और कैश में डोनेशन ATG में 2000 उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। यानी 2000 से ज़्यादा का अगर कैश का डोनेशन है तो उसको ATG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ATG का है। तो जिस मदरसे, कुछ मदरसे के पास ATG का भी रजिस्ट्रेशन है, अगर जिनके पास ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मेरी ये सलाह होती है कि वो ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं लें, इसलिए कि ATG के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। क्या है कि ATG का जब रजिस्ट्रेशन जिसके पास है तो आपके पास तो चंदा 100 रुपये का भी आता है, 500 का भी आता है, 1000, 10,000, 20,000 का भी आता है। लेकिन ATG के रजिस्ट्रेशन में है 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी होता है। आधार, पैन, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और फॉरेन कंट्री का एक होता है TIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, कोई एक डॉक्यूमेंट भी, तो वो जो ATG का जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो अमाउंट जिसका डॉक्यूमेंट नहीं आया है उस पर टैक्स लग जाएगा, 12AB के रजिस्ट्रेशन रहने के बावजूद। इसलिए कि मार्च ख़त्म होने के बाद 2 महीने के अंदर में 31 मई लास्ट डेट है, एक डोनेशन का फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म को कहते हैं 10BD। तो वो फाइल करना होता है, उसके अंदर इस 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक का की एंट्री होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म फाइल होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स का जो ID नंबर है वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और ID नंबर नहीं डालेंगे तो वो फॉर्म फाइल नहीं होगा। तो जितने रकम की फॉर्म फाइल नहीं होगी उतने रकम पे टैक्स लग जाएगी। तो ATG का रजिस्ट्रेशन जिनके पास है वो एहतियात रखें, सरेंडर भी कर सकते हैं। और जिनके पास ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बेहतर है कि वो ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं लें। एक CSR के बारे में लोग पूछते हैं कि CSR क्या है, तो CSR है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें डोनेशन मिलता है, जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं वो अपने प्रॉफिट का 2% निकालती हैं और वो जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रस्ट को या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देती हैं, हॉस्पिटल वगैरह को या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को खर्च करने के लिए। तो उसके लिए 12AB और ATG दोनों के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनको CSR का फ़ंड मिलने की उम्मीद है, आमतौर से CSR का फ़ंड नहीं मिल पाता है, लेकिन जो कन्फर्म है कि CSR का फ़ंड मिल जाएगा तो वो CSR का रजिस्ट्रेशन लें, अदरवाइज़ उसके रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको एक बता दिया डिटेल में कि मदरसे के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। यानी एक ट्रस्ट डीड होना चाहिए, पैन कार्ड और दर्पण में रजिस्ट्रेशन, एक करंट अकाउंट खुलवाइए, और जो आपके ये मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, उनका KYC डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जो आपके टीचर हैं उनका KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो आपके तालिब इल्म हैं उनका KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए और एक्सपेंसेस का भी प्रूफ होना चाहिए। और फिर आप जो है कैश बुक, लेजर वगैरह मेंटेन करें और फिर साल में एक बार ऑडिट करवा के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। थोड़ी सी बात मस्जिद के लिए बता दें, क्योंकि आप लोग मस्जिद से भी मुंसलिक हैं। तो मस्जिद के लिए 2 तरह की मस्जिद है। एक मस्जिद ऐसी है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और एक मस्जिद ऐसी है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसके ट्रस्ट डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्फ नामा ही उसका ट्रस्ट डीड है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड से एक लेटर मिल जाता है कमेटी के लिए, ये कमेटी है, उसका एक लेटर मिल जाता है। तो ये मस्जिद के पास वक्फनामा और
मस्जिद के पास वक्फनामा और जो लेटर मिलता है उसके ज़रिए पैन अप्लाई कर दें, दर्पण अप्लाई कर दें, करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये मुकम्मल हो जाएगा। जो मस्जिद वक्फ एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें ये चाहिए कि उसका एक ट्रस्ट डीड बनाना ज़रूरी है। कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका भी ट्रस्ट डीड बनाना ज़रूरी है। तो मस्जिद का भी ट्रस्ट डीड बनाना ज़रूरी है, उसका पैन अप्लाई करना चाहिए, फिर उसका दर्पण ले लीजिए, एक उसका भी अकाउंट खुलवा लीजिए। ये काम मुकम्मल हो गया। उसका हिसाब किताब तो मेंटेन होता ही है, खाली उसको सिस्टम में लाना है। तो मस्जिद के लिए भी वही कानून है, कब्रिस्तान के लिए भी वही कानून है। और कितना ट्रस्ट बनेगा, मामला ये है। तो कोशिश ये करें कि एक जो इलाका है, एक गांव है, उसमें कब्रिस्तान और मस्जिद भी है, तो कोशिश करें कि एक ही ट्रस्ट बना करके, इमाम बाड़ा वगैरह भी रहता है, एक ही ट्रस्ट बना करके सबको, या ईदगाह भी रहती है, तो एक ही ट्रस्ट बना करके उसमें सबको शामिल कर लें ताकि इंतज़ाम आसान हो। लेकिन ये करना होगा। मस्जिद की ज़मीन भी जो होती है, आमतौर से देखा गया है कि वक्फ कर दिया, सालों गुजर गया, रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री भी कराना ज़रूरी है। मस्जिद की ज़मीन मस्जिद के नाम पे, यानी जो नाम पे ट्रस्ट बना है उसी नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। मस्जिद की ज़मीन, अगर मस्जिद की ज़मीन पहले से रजिस्टर्ड है मस्जिद के नाम पे और ट्रस्ट नहीं बना है, तो जिस नाम से ज़मीन रजिस्टर्ड है उसी नाम से ट्रस्ट बना लें। लेकिन ट्रस्ट बनाना होगा। आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि ट्रस्ट बनाएंगे तो जो मेरा कमेटी है वो भंग हो जाएगी और मेरा जो ओहदा चला जाएगा। इन सब चीज़ों को दूर रखें। मस्जिद की कमेटी को रजिस्टर्ड कराएं, ट्रस्ट बनाएं, ताकि मस्जिद बचे। अपने ओहदा को बचाने के लिए तो सब कुछ गंवा देंगे। तो बेहतर ये है कि मस्जिद, कब्रिस्तान वगैरह के लिए भी वही कानून है जो मैंने आपको मदरसा के बताया, और ये कानून को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप लोग मस्जिद के ख़तीब हैं, आप लोग कोशिश करें कि अपने बयान में थोड़ी सी बात, 2-4 जुमले में ज़रूर बता दें कि आप लोग मस्जिद के कागजात को, मदरसे के कागजात को, कब्रिस्तान के कागजात को मेंटेन करें। 2-4 लाइन भी बता देंगे और बराबर बताएंगे तो 6 महीना साल भर में ये तूफ़ान खड़ा हो जाएगा और लोग उसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी सवाल जब होगा अभी कर ले। हाँ कर ले। तनख्वाह के सिलसिले में ये सवाल है कि जैसे मैं एक मदरसा मदरसे की तनख्वाह किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है, उसका एक रजिस्टर है जिसमें समों से दस्तखत देता हूँ। लेकिन पैसा जो है वो चेक से मैं पेमेंट नहीं करता, बल्कि कैश करता हूँ, निकालता हूँ बैंक से। देखिए, अटेंडेंस होना और पैसे देने का जो प्रूफ है वो अलग चीज़ है, और पैसा किस मोड में देना है वो अलग है। मैंने आपको लिमिट बताया, अगर किसी की तनख्वाह 10,000 तक है, 8,000, 9,000, 10,000 है, तो आप कैश में दे सकते हैं। एक रेवेन्यू स्टैम्प आता है, डाक इसमें मिल जाता है पोस्ट ऑफिस में, उसको साट कर उस पर साइन ले सकते हैं। 10,000 तक की लिमिट है। किसी की तनख्वाह 15,000 है, अब आप उसको कैश नहीं दे सकते हैं, आप उसको चेक दें, और चेक भी वैसा हो जो वो जाकर के बैंक से कैश नहीं निकाल सकते, मतलब अपने अकाउंट ही में उनको डालना हो। तो बेहतर ये है कि महीने में एक बार आप जैसे बनाते हैं तनख्वाह का एक लिस्ट बना लें, और एक बार कंप्यूटर में बन जाएगा उसी में, और बैंक अकाउंट का डिटेल ले लें, एक चेक काट के ले जाएं बैंक में, बैंक को कहीं RTGS कर दीजिए, सबके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। 10 मिनट के अंदर सब काम हो जाएगा, पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल, कोई जगह है वो पूरी मस्जिद के नाम से रजिस्टर है, यही इंतजाम नहीं होता है क्या कि कुछ जगह बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाए, उसमें मदरसा खोल दिया जाए, तो उसको कहाँ से रजिस्टर कराने की जरूरत है जो मस्जिद के नाम से रजिस्टर होती है? ट्रस्ट रजिस्टर्ड है क्या? जैसे किसी की ज़ाती ज़मीन वो मस्जिद में देती ज़मीन नाम, तो काफ़ी ज़मीन थी, कवादी ज़मीन में मस्जिद बनी। मैं समझ गया। तो आपकी जो ज़मीन जो मिल गई मस्जिद को, मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री हो गई है, तो एक ट्रस्ट बना लीजिए, और उसमें मस्जिद का डिटेल तो डालेंगे ही, मस्जिद क्या काम करेगा जाहिर है, लेकिन उसमें आप मदरसा, स्कूल और डिस्पेंसरी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये जो हैं हॉस्पिटल वगैरह, उसका भी जिक्र उस ऑब्जेक्ट में कर दें। तो ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है, ट्रस्ट ज़रूर बना दें।
जी मतलब ये है कि मुजफ्फरपुर की एक बड़ी मस्जिद है, वो मस्जिद मज़ार की ज़मीन पे बनी हुई है, ना उसकी रजिस्ट्री है ना रसीद कट रही है, कुछ भी नहीं। तो अब क्या ऐसी सूरत में उस मस्जिद को उस कैंपस से अलग करके ट्रस्ट बनाया जाएगा या फिर मज़ार शरीफ के अंदर ही उसको रखा जाएगा? नहीं, पूरी ज़मीन वक्फ है। नहीं, हाँ वक्फ है लेकिन वक्फनामा भी नहीं। अच्छा, वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो क्या है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो ये है कि नक्शे में तो दिखता है, मज़ार शरीफ दिखता है नक्शे, खाता प्लॉट सब कुछ, लेकिन उसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं। अब उसी कैंपस में वो मस्जिद बनी हुई है। हाँ, मसला मस्जिद का नहीं है, मसला इस ज़मीन का भी है कि आप ये कोशिश करें कि वो ज़मीन आप कैसे हासिल हुई, इसमें किसने उसमें दिया, तो जो उनके वारिसीन हैं उनको ढूंढ करके रजिस्ट्री करवाइए। उसका किसके नाम पे होगी? ट्रस्ट बना करके एक ट्रस्ट बना दें, उसमें सब चीज़ हो जाएगा। वो उसमें आप दिखा दीजिए दरगाह भी है मान लीजिए, या कब्रिस्तान है, आप मस्जिद दिखा दीजिए, ठीक है, और दिखा दीजिए कि स्कूल भी खोलना है, और भी दूसरी चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं कि ट्रस्ट जो बनाया जाएगा वो मज़ार शरीफ के नाम पे पूरे कैंपस का बनेगा या मस्जिद का नाम क्या है पूरे? मज़ार शरीफ का नाम, मज़ार शरीफ नाम तो है नहीं, ये मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद के नाम से, तो ज़मीन जो कि मज़ार शरीफ के नाम पे शो हो रहा है। अच्छा, तो आप कोई भी ट्रस्ट का नाम रख लें, मतलब उनके नाम पे ट्रस्ट का नाम रख लें। अच्छा, जो हाँ फिर वो मस्जिद उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सब चीज़, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कब्रिस्तान सब ऐड कर सकते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। तो जैसे मौलाना का कहना है कि मार्च में तो बुक्स क्लोज़ कर देते हैं, और रमज़ान शरीफ जो है मार्च से जस्ट पहले फरवरी मार्च में आता है, उसमें बड़ी रकम आ जाती है, खर्च होती नहीं, ज़ाहिर सी बात खर्च होगी नहीं, साल भर खर्च होता रहता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है 12AB, उस रजिस्ट्रेशन को आप ले लेंगे तो जो पैसा खर्च नहीं हुआ है वो आगे 5 साल तक खर्च कर सकते हैं, उसका यूज़ है। नहीं लिया गया तब ले लीजिए जितना जल्द। सही तरीके से उसकी ऑडिट नहीं हुई, ऑडिट भी हो जाएगी तो जो मेंटेन जिस तरह से आप बता रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। अब कोशिश कीजिए कि अभी से मेंटेन हो, जितना गुजर चुका, और जितना पिछला अगर मेंटेन कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा अभी से मेंटेन हो सही से। और जिसका ट्रस्ट नहीं बना है तो उस रकम को फरवरी में जो रकम मान लीजिए 10 लाख है, तो ये भी हमारा नहीं है, अप्रैल से हमारा शुरुआत का महीना शुरू होगा, वो इस राजा का महीना होगा। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। फिर से हम जो है वो ये बैंक अकाउंट में पैसा है, अकाउंट में नहीं, अभी कुछ पैसा बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा आता है, ज़्यादातर पैसा जो है वो कैश की सूरत में होता है, हमारे लोग जहाँ। हाँ, समझ गया। उस रकम को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रस्ट अकाउंट में जो हमारी ज़रूरत, जैसे बनिया को देना है या फिर सैलरी देनी है या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो उसी रकम को यानी जितनी ज़रूरत है मदरसे के लिए जो मुझे ट्रस्ट के अकाउंट के जरिए से देना चाहिए, वो थोड़ा हाँ, वो आप अपनी सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। तो उसमें ये ध्यान रहे कि अच्छा बैंक अकाउंट खुला है तो पैन नंबर सारी चीज़ें, पैन है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट की है, अकाउंट भी है, बैंक नंबर भी है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। हाँ, रिटर्न फाइल भी हो रहा है। हाँ ठीक है, उसका रास्ता निकाल लेते हैं जो लोग, हाँ उसका जो है रास्ता निकल जाता है, जो सी आपके ऑडिट कर रहे हैं वो कर देते हैं, लेकिन आगे के लिए बेहतर ये 12AB का रजिस्ट्रेशन लेना है। एक सवाल आया था क्या मदारिस के लिए एक कमेटी यानी मेंबरों का होना ज़रूरी है, आमद अखराजात पर गवाह होना।
हाँ, वो तो रूल यही है कि कमेटी का तो होना ज़रूरी है। ट्रस्ट बनाएंगे आप तो खुद ब खुद कमेटी बन जाएगी। एक से ज़्यादा मदरसा हुआ तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बना सकते हैं। ट्रस्ट की कमेटी यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होते हैं वो अलग रहते हैं। और जो गवाह की बात है, तो जो आप खर्च कर रहे हैं वाउचर पे, 2 का सिग्नेचर कम से कम होता है। एक सदर सेक्रेटरी और ट्रेज़र में से किसी 2 का सिग्नेचर, या सदर मुदर्रिस रहते हैं उनका भी सिग्नेचर हो जाए तो कम से कम 2 का सिग्नेचर होना चाहिए। बहुत से लोग सर यहाँ पर प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, मकतब कह लें, जो वाफिस निज़ाम है, लेकिन क़याम काम नहीं होता है, तो क्या उनको भी कुछ तैयारी करनी होगी? नहीं, जो हाँ, उसमें चंदा भी करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। नहीं, जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं वो तो कमर्शियल जो हो गया वो, तो वो अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। इसमें मदरसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसमें लागू नहीं होगी, क्योंकि वो या अगर मकतब होगा तो मकतब तो मदरसे ही कैटेगरी में आता है, छोटा मदरसा होता है। लेकिन अगर कोचिंग है तो वो अलग चीज़ है, कोचिंग कमर्शियल हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप उस देख सकते हैं। अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करेंगे, अपना करेंगे, मदरसे का नहीं होगा।